जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करेंगे एकदम फुल डिस्कशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और ये क्लास जो है बिहार पुलिस सिपाही, बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या फिर डी दोनों सदनों का सदस्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा से भी प्रधानमंत्री बन सकता है और राज्यसभा से भी। अभी जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है वो लोकसभा से प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उसी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता है, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में होता है। बाद में जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति, उसी को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है अलग अलग। हालांकि आमतौर पर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का ही सदस्य माना जाता है। तो यहाँ पर आपका एक्चुअल में जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपको मानना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था और इसका आंसर बी माना है, लोकसभा का सदस्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको पॉलिटी को पूरा फुल डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो आप लोग बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, या अभी क्लास के बाद आपको बैच के बारे में बताएंगे। आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो देखिए, लोकसभा के कम से कम वर्ष में 3 बार बैठक बुलाए जाते हैं। कितने बार? 3 बार। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब क्वेश्चन बन सकता है कब कब? तो लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है आपका बजट सत्र। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, जिसमें से पहला सत्र है बजट सत्र और इसको फरवरी मई में बुलाया जाता है। ठीक है, फरवरी से मई इसका काल होता है बजट सत्र का। दूसरा होता है वर्षकालीन। ठीक है, दूसरा होता है वर्षकालीन अधिवेशन, ये जुलाई से सितंबर होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है शीतकालीन अधिवेशन, जो कि फिलहाल में ही खत्म हुआ है 2024 का, नवंबर से दिसंबर। तो लोकसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सदस्य के लिए जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आपको पॉलिटी का क्लास कराया जा रहा है। जो हमने आपको बैच बताया, नंबर बताया, फिर से आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 9631887058। इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, देखिए, अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। और अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। आगे देखिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इस क्वेश्चन का कल आपका डिस्कशन हो चुका है पॉलिटी क्लास में। पॉलिटी क्लास में आपका 7वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी में भी 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। साइंस में लगभग आपका 16 से 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, आप लोग ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। बम्पर पदों पर भर्ती आ रही है, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कितना है लोकसभा? 80 है। अच्छा, अपना बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य हैं? तो 40, राज्यसभा के लिए 16, विधानसभा के लिए 243, विधान परिषद के लिए 75। तो कम से कम ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन होती है। अगर आपसे डेट पूछे कब हुआ था तो डेट है 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। किस एक्ट के तहत में? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, ब्रिटिश काल में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के तहत में? तो वो हुआ था आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है ब्रिटिश काल में। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? तो एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो अभी जो वर्तमान में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था 1935 के एक्ट के तहत में। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? तो ये पॉलिटी क्लास में हमने बताया था, टोटल 34 जज होते हैं, यानी 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। देखिए, जो भी साथी रेगुलर पॉलिटी क्लास कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर ये सब क्वेश्चन पूरा डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। बताइए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं लोकसभा कैसा है, अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए चलता है, लेकिन 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? ये भी क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल 85B के तहत या फिर 85(2) के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष ये तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, बचा ए और डी। अब देखिए, राष्ट्रपति कोई भी काम अपने मन से नहीं करता है। ठीक है, वो नाम मात्र का क्या होता है? केवल मुखिया होता है। बाकी सारा किसका चलता है? तो सब इसके ऊपर जो होता है प्रधानमंत्री होता है, यानी जो प्रधानमंत्री कहता है वही राष्ट्रपति को करना पड़ता है, यानी वही राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है अलग अलग राज्यों में, वो भी राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता, यानी प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को बोलेगा कि इसको राज्यपाल बना दो, तो राष्ट्रपति उसी को राज्यपाल बनाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के पीछे जो मेन हाथ होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है आर्टिकल 85(2) के तहत में। अच्छा, क्या राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राज्यसभा क्या है? आपका अस्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको इस बैच में मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग बैच को परचेज करेंगे तो जितना भी क्लास है, क्लास का PDF, नोट्स, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। किसकी?
तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थानीय जनता की। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, स्थानीय जनता की। देखिए भारत में जो पंचायती राज शब्द है इसका मतलब होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब क्या होता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इसका मतलब होता है, यानी कि इस प्रकार का शासन जो है वो स्थानीय जनता के सहयोग से ही चलाया जाता है। अब पंचायती राज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका डिस्कशन कल या परसों हमने कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप लोग बैच में जाकर देख सकते हैं, सब क्लास आपको मिल जाएगा। दिल्ली क्या है बताइए, चलिए बताइए दिल्ली क्या है। तो हम सभी जानते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जिस भी साथी का जीके जीएस वीक है आप लोग क्या कीजिए, बैच आपको परचेज कर लेना है। बैच में आपको मिल जाएगा एक सेक्शन बूस्टर जीके के नाम से। किस नाम से मिलेगा, बूस्टर जीके के नाम से। यानी क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन होता है वो सब लिखकर हम आपको नोट्स के रूप में देते हैं बूस्टर जीके में। टोटल 30 नोट्स अपलोड कर चुके हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन यानी राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 63 में मिलता है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस बात को किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 64 में। देखिए 63 में क्या लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 में है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इस बात को लिखा गया है अनुच्छेद 64 में। और देखिए हम आर्टिकल बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि आर्टिकल जल्दी किसी को याद नहीं होता है। अगर हम बार बार बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो देखिए 3 तरह के हमारे देश में आपातकाल है। एक है 352 जिसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, और ये अब तक देश में 3 बार लागू हो चुका है। पहली बार 1962 में लगा था, दूसरा बार 1971 में लगा था, तीसरा बार 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 352 में क्या हो गया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद इसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा 356, और इसी में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर 360, इसमें है वित्तीय आपात, और ये भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो 356 जो है इसी में बताया गया है राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो गवर्नर, ठीक है, गवर्नर की सलाह पर, इसका मतलब होता है राज्यपाल। राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और ये स्थिति कब आती है राष्ट्रपति शासन लगाने का, तो जब संवैधानिक तंत्र की विफलता आ जाती है तब राज्य में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। किस आर्टिकल के तहत, तो 356 के तहत। अच्छा, राज्यपाल के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 153 में, राष्ट्रपति के बारे में 52 में, उपराष्ट्रपति के बारे में 63 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन के साथ जो भी हम आर्टिकल बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है। हम डेली आपको बार बार आर्टिकल बताते रहेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर। ये सब बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। ओजोन परत किसमें मिलता है, समताप मंडल में। ओजोन की बात करें, इसकी मोटाई को किससे मापते हैं, डॉप्सन से। किससे मापते हैं, डॉप्सन से। ओजोन परत के लिए एक संरक्षण हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आप लोग कमेंट करके बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में या फिर 1997 में, ये आपको बताना है।
तो ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है आपका कौन सा बताइए? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CFC। अच्छा, यहाँ पे ओजोन परत की बात करें, इसका काम क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं सूर्य से, ठीक है, सूर्य से जो आने वाली परावैंगनी किरणें होती है वो शरीर के त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो उसी परावैंगनी किरण को ये ओजोन लेयर क्या करता है? रोकता है। और ये जो अवक्षय यानी ये खत्म हो रहा है, किसके कारण नष्ट हो रहा है? तो इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, हेमेटाइट। लोहा का अयस्क और कौन कौन सा है? तो मैग्नेटाइट है, ये भी लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट हो गया। उसके बाद आपका लिमोनाइट, ये भी क्या है? लोहा का अयस्क है, लिमोनाइट। उसके बाद आपका सीडेराइट यानी कि मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सभी लोहा का अयस्क है। लोहा में देखिए दो प्रकार होता है, एक होता है पिटवा लोहा, एक होता है ढलवा लोहा। तो सबसे बढ़िया लोहा होता है आपका पिटवा लोहा। पिच ब्लेड की बात करें तो इसके बारे में साइंस क्लास में हमने बताया था, ये यूरेनियम का अयस्क है, पिंच ब्लेड। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? अच्छा, हमने जो क्वेश्चन पूछा अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है, 1987 होगा या फिर 1997। तो बता देते हैं, 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं ओजोन दिवस। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही ओजोन परत के अवक्षय के लिए हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, भूपर्पट्टी है, और भूपर्पट्टी में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ये लगभग 46.5% के आसपास ऑक्सीजन पाया जाता है भूपर्पट्टी पर। ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा पाया जाता है वो है सिलिकॉन। ये कितना होता है? तो लगभग 25%। अच्छा, धातु में पूछे कि भूपर्पट्टी में सबसे अधिक धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम सबसे अधिक धातु है भूपर्पट्टी में। कितना है? तो ये 8 लगभग 10% मान सकते हैं एल्युमिनियम है भूपर्पट्टी पर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज आता है। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करें, ये भूपर्पट्टी पर तो है लेकिन नगण्य अवस्था में है, ठीक है, नहीं के बराबर में है। लेकिन वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन है? यही नाइट्रोजन है, 78%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। ये सब आपको ध्यान रखना है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? तो 8 मिनट 5 मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो 8 मिनट लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, तो 8 मानकर चलिए। तो जिस ऑप्शन में 8 रहेगा आपको वही आंसर लगाना है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये हमारा सन है। क्या है? सन है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह को बोलते हैं बुध। फिर है शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण,
ठीक है। तो टोटल 8 सौर मंडल में ग्रह है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सुबह का तारा, ठीक है, शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य से सबसे दूर में कौन है? तो वरुण ग्रह, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह पूछे शुक्र ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह पूछे तो ये आपका वरुण ग्रह हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। और 8 ग्रह में से 2 ऐसे ग्रह हैं, ये बुध और शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में बुध दिया हुआ है। जैसे हम अपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? तो ये चंद्रमा, ये हमारा क्या है? उपग्रह है। तो सौरमंडल में 2 ग्रह है, बुध और शुक्र, इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बुध दिया हुआ है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय गर्म जलधारा है। एक महासागरीय गर्म जलधारा। अब क्वेश्चन बन सकता है ठंडा है कि गर्म है, तो याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब ये होता है गर्म। तो गल्फ स्ट्रीम जो है क्या है? एक महासागरीय गर्म जलधारा। और विश्व की जितनी भी जलधाराएं हैं इसके लिए हमने प्रॉपर तरीका से एक PDF नोट्स बनाया है, वो हम बैच में दे चुके हैं, आपने देखा होगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ पर यानी किस युग में हुआ है? चलिए बताइए। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है ये प्लीस्टोसीन में हुआ है। किस में हुआ है? प्लीस्टोसीन, यहाँ पर लिख देते हैं प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। और प्लीस्टोसीन काल की बात करें ये सेनोजोइक काल के अंतर्गत आता है। किस में आता है? सेनोजोइक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पर केनोजोइक, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे लगता है ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, चलिए इसको छोड़ते हैं। रेगुर नाम है, बताइए रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर क्या है? काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। इस काली मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अब यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज करेंगे, किसी को लगेगा आंसर गॉडविन ऑस्टिन होगा और किसी को लगेगा कंचनजंगा। तो आइए आज आपका डाउट क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका जो आंसर होगा ये आपका गॉडविन ऑस्टिन होगा। अब कंचनजंगा क्यों नहीं होगा बताते हैं। सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन के बारे में जान लेते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है K2, इसकी ऊंचाई टोटल है 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। और ये वर्तमान में कहाँ पर है इसका लोकेशन जान लेते हैं। तो K2 की बात करें ये काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी में। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और वर्तमान में ये POK में पड़ता है। कहाँ पर? POK में, जो पाकिस्तान वाला कब्जा वाला क्षेत्र है वहाँ पर। तो भारत का तो है लेकिन भारत में अभी नहीं है। तो भारत की पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन भारत में पूछे जो कि वर्तमान में जो है सबसे ऊंची चोटी ये है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछे कंचनजंगा, भारत की पूछे तो ये आपका काराकोरम में हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, जो कि POK के क्षेत्र में अभी स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी हाइट लगभग बता देते हैं 8848.50, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। चलिए सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। गारो जनजाति है,
और ज्योग्राफी में आपका लगभग 6 से 7 क्लास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसमें भी आपका क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए फटाफट से जाकर ज्वाइन कीजिए। तो गारो, खासी, जयंतिया ये सब हो जाएगा मेघालय। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। गारो जनजाति जो है ये पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की जनजाति है। अच्छा, गारो जनजाति पूछे किस पहाड़ी पर निवास करती है, तो याद रखिएगा गारो जनजाति जो है ये गारो एवं जयंतिया नामक एक पहाड़ी है मेघालय में, वहीं पर निवास करती है गारो जनजाति। अगर आपसे पूछे टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, ये हम आपको बता चुके हैं, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में स्थित है टोडा जनजाति। और राज्य पूछे तो तमिलनाडु क्षेत्र में, ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें, ये सतलज नदी पर निर्मित है। कहाँ पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन है? टिहरी। लेकिन गुरुत्व में सबसे ऊंचा पूछे तो ये हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा है और विश्व का यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे राज्य कौन कौन से हैं? आप लोग देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं फुल डिस्कशन के साथ में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग पूछिए। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। चलिए, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, कावेरी नदी हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा, ताप्ती, सोन, ठीक है, गंगा, ये सब बता चुके। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से किसका उद्गम है, कहाँ पर जाकर मिलती है, ज्योग्राफी क्लास में आप लोग देखिए, सब मिल जाएगा डिटेल में। तो फिलहाल कावेरी नदी की बात करें तो इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा पूछे, दोनों अलग अलग है। दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी को जानते हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो कावेरी नदी की कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु। अच्छा, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक में एक जिला पड़ता है कुर्ग। कर्नाटक के अंदर एक जिला है कुर्ग जिला, और उसी कुर्ग जिला में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ठीक है। कर्नाटक के कुर्ग जिला में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यहीं से निकलती है कावेरी नदी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर जाकर ये कावेरी नदी गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है कावेरी नदी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ऐसे तो वर्तमान में भारत अभी नंबर 1 पर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर चाइना होगा। ऑप्शन में भारत नहीं है। जोहान्सबर्ग विख्यात है। बताइए, जोहान्सबर्ग ये विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में किस देश में? तो दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है जोहान्सबर्ग, जो कि सोने की खान के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व का 50% सोना जो है ये अकेला उत्पादन करता है। कौन? जोहान्सबर्ग। ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। पिग्मीज निवासी है। तो पिग्मी जनजाति जो है ये अफ्रीका के निवासी है। कहाँ पर? अफ्रीका के निवासी है पिग्मीज। ये और कहाँ पे रहते हैं? कांगो बेसिन। इसका जो एरिया है कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में निवास करती है पिग्मीज। और कहाँ पर? तो अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, यहाँ पे बेरोजगार होगा। यानी भारत में जो अधिकांश व्यक्ति है वो किस में बेरोजगार है?
तो भारत में जो अधिकांश व्यक्ति है वो कृषि के क्षेत्र में बेरोजगार है। किस क्षेत्र में है? कृषि के क्षेत्र में, जिसे सामान्य तौर पर मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए थोड़ा सा आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है मौसमी बेरोजगारी से। देखिए, मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में होता है? तो कृषि के क्षेत्र में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि वर्ष के कुछ महीने में ही, ठीक है, इसमें कार्य किया जाता है मौसमी बेरोजगारी में। इसमें होता क्या है, तो जो भी कृषि से जुड़े, जैसे कृषि की जुताई का एक समय आता है, बुआई का एक प्रॉपर समय आता है, कटाई का एक प्रॉपर समय आता है। जब ये एक सब काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो व्यक्ति, जैसे कटाई हो गया, अब क्या करेगा, कोई काम नहीं बचा, पहले जुताई हुआ, बुआई हुआ, फिर कटाई। अब एग्जाम्पल धान ले लेते हैं, तो धान के लिए पहले जुताई होता है, फिर धान के बीज की बुआई होता है, फिर कटाई होता है, और जब कटाई हो जाता है, सब काम खत्म हो जाता है, तो जो व्यक्ति काम करता था डेली, वो क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है। तो वही कहलाता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में समय समय पर ही रोजगार मिलता है, इसमें साल के हर एक महीने में इसमें रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए भारत में जो अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार है कृषि के क्षेत्र में है, और इसको बोला जाता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। किसानों को मकान ऋण, ये भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। अच्छा, भारत में जो भूमि सुधारों के अंतर्गत जो जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया था, जमींदारी उन्मूलन, ये कब आया था? तो 1950 में। फिर से रिपीट कर देते हैं, भारत में भूमि सुधारों के अंतर्गत जो जमींदारी उन्मूलन आया था वो 1950 में आया था। और ये कहाँ पर सबसे पहले एक्ट लागू हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ था, जिसमें बिचौलियों की समाप्ति था, भू जोतों का एकत्रीकरण था, सहकारी कृषि था, बाकी किसानों को मकान ऋण देना ये नहीं था। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। आंसर है सहकारी उधार ढांचा का। ठीक है। भूमि विकास बैंक जो है किसानों को क्या करता है, ये दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है, भूमि विकास बैंक। और यह बैंक जो है सहकारी उधार खर्चा का एक अंश होता है। तो आंसर क्या होगा? सहकारी उधार ढांचा। बाकी नाबार्ड के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? देखिए, हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं, अगर एक एक क्वेश्चन ध्यान रखते हैं तो इस बार बिहार पुलिस में आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। जो प्रैक्टिस आपको देते हैं उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए डेली। जैसे क्लास खत्म होगा ये आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आंसर के साथ में इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन बैंक वहाँ पर दिया हुआ है, सबको फॉलो कीजिए। तो ये आया था उपरोक्त सभी में। 1991 की जो नई आर्थिक नीति है ये पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में लागू हुआ था, नई आर्थिक नीति। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है। तो मनमोहन सिंह ने इस नीति का शुभारंभ किया था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण ये सभी शामिल था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भूमि राजस्व। ये केंद्रीय सरकार का नहीं है, ये राज्य सरकार का टैक्स है, भूमि राजस्व का। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। बाकी आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ये सभी केंद्र सरकार का है। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? तो भारत कपड़ा में नंबर 1 है। क्या हो जाएगा? भारत जो है कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कपड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की, किसके द्वारा? तो ये है एक्जिम बैंक। और एक्जिम बैंक की स्थापना जिसको हिंदी में कहते हैं आयात निर्यात बैंक। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब होती है? 1981 एक्ट के तहत में हुआ था 1982 में।
1982 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत? तो 1981 अधिनियम के तहत 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना होती है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम पूछे तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक का पुराना नाम था, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई कब बना? तो 1955 में। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, चलिए सब नॉर्मल क्वेश्चन है, 10⁻⁻12 ग्राम। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन में अगर डीप में पूछ ले नियंत्रित या फिर अनियंत्रित, तो याद रखिएगा अनियंत्रित। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर काम करता है सूर्य। परमाणु बम की बात करें तो वो विखंडन पर काम करता है। कैसा विखंडन? तो अनियंत्रित विखंडन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन को छोड़िए, ऑप्शन गलत है। तो वायु में ध्वनि का वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा 330 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, आप जिन्होंने साइंस क्लास किया है उसको पता होगा, 16 से 17 साइंस प्रैक्टिस सेट हम आपको दे चुके हैं। तो हमने बताया था प्रकाश किरण तरंग और कण दोनों के भांति कार्य करता है, यानी दोनों के भांति व्यवहार करता है प्रकाश विकिरण। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अच्छा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, बताइए किसका होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। H2SO4 का होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार में जो बैटरी होता है वो कौन सा सेल का उदाहरण है? तो वो वोल्टीय सेल का उदाहरण होता है। तो अगर आपसे पूछे कार में जो बैटरी होता है किस सेल का उदाहरण है, तो वोल्टीय सेल का। और वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? तो 1799 में वोल्टीय सेल का आविष्कार किया था एलेसेंड्रा वोल्टा ने। सीधा याद रखिएगा वोल्टा, एलेसेंड्रा वोल्टा ने 1799 में वोल्टीय सेल का आविष्कार किया था। तो प्यारे साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अब जिनको भी बिहार पुलिस के बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं, और जिनको पता है अब आप लोग वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम डेली बैच के बारे में बताते हैं, फिर भी बता देते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, सबसे पहले आप लोग इस पर मैसेज कीजिए, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। कोर्स में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जितने भी क्लास होते हैं क्लास का PDF आंसर के साथ दिया जाता है, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ आपको दिया जाता है, और 139 में अब ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो जाकर आप लोग ले सकते हैं। कैसे लेना है? तो सक्सेस वर्ल्ड MCQ प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कीजिए, ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ऊपर वाला बैच बाय नाउ करके यहाँ पर ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो इस पर मैसेज कीजिए।